एवरीवन, दिस इज़ पुरु जनुथ्रिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाई पुरु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या है कि लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट होगा उस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा नॉर्मली पढ़ के आगे चलते जाएंगे। ओके, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन अथवा वस्त्रों में बहुत विविधता होती है, बहुत ज़्यादा विविधता होती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाने पकाने, बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, गुण भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, साइकिल, बैलगाड़ी। तो इनकी सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, सबकी गुण अलग अलग होते हैं, सबके कलर अलग अलग होते हैं ना। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। ठीक है, हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद हो सकती हैं, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तो सेब वगैरह हो गया, ठीक है, और अनार वगैरह हो गया, तो ये गोल हो गए जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इसकी सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणियों 1.1, 1.2, 1.3 में सूचीबद्ध किया। इसका मतलब ये है कि अगर हम खाने की वस्तुओं की सूची बना रहे हैं तो हम अलग से बना सकते हैं। इस खाने की सूची में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, केला, आम, अमरूद, सेब, पाइनएप्पल, XYZ, जो भी बहुत सारी खाने की चीज़ें। ठीक है, तो अलग से सूचीबद्ध करना हुआ, गोल चीज़ों को सूचीबद्ध करना हुआ तो अपने जैसे कि शुरू में दिखाया, ये गेंद वगैरह हो गई, रबड़ की गेंद, फुटबॉल की गेंद, कंचे वगैरह। ठीक है, इसमें सेब, अनार वगैरह ये सब गोल है, खाने की नहीं है। ये रबड़ गेंद वगैरह ये खेलने के, ठीक है, ये सब है। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं समूह में भी सम्मिलित हों। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेब, अनार वगैरह ये गोल वाली सूची में भी शामिल हो गए और ये खाने वाली में भी हो गई। ठीक है, इस तरीके से और कई भी जो है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की वस्तुओं की सूची बनाएं, ठीक है, तो इसमें क्या, बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने वगैरह ये सब जो है हो गए इसके। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों में से हमने वस्तुओं के समूहों में उनकी आकृति में जिस पदार्थ से बने हैं के आधार पर बांटा है। ठीक है, हमने क्या क्या आकृति के आधार पर बांटा है, जिससे वो बने उसके आधार पर बांटा है। खाने योग्य हैं, खाने योग्य नहीं है, किस चीज़ से बने, प्लास्टिक से बने हैं या फिर उनकी शेप क्या है। ठीक है, यही सब। अपने चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। बिल्कुल सही बात है, कई सारे पदार्थों से या फिर सिंगल से भी बनी हो सकती है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज़, पंख एक्सेट्रा ये सो है हो सकते हैं। ठीक है, अभी अपन ये देखते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करें। ठीक है, क्रियाकलाप हैं, ये चौक वगैरह ये सब जो है इतने एकत्रित करनी है। और ये सब इकट्ठे किए, बैट, बल्ला, बेल्ट वगैरह, जो भी एक्सप्रेशन, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू वगैरह। बहुत सारी ऐसी वस्तु भी हो सकते हैं जिन्हें हम रूम में नहीं ला सकते, जैसे कच्चे के कमरे में नहीं ला सकते। उदाहरण के दीवार हो गई, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़क, लेकिन इनकी लिस्ट तो बना ही सकते हैं ना। ठीक है, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी है। ठीक है, कागज़ से जो बनी होना अलग कीजिए, लकड़ी से जो बनी होना अलग कीजिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, ये एक समूह के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से आप जो आइडेंटिफाई करेंगे किससे किन किन ग्रुप में रखोगे। ठीक है, इनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी है। ठीक है, दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाने पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, कि इनमें से कौन सी वस्तुएं खाने के में यूज आती हैं, खाने में नहीं यूज आती हैं। ठीक है, आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षकों, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। प्लेट हो गई, थाली, ठीक है, ये लोहे की बनी हो सकती है, कांच की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है या फिर किसी और की। पेन प्लास्टिक का, धातु का बना हो सकता है। ऐसी कई सारी वस्तु होती है अलग अलग जो किसी अलग अलग चीज़ से बनी हो सकती है। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की, जैसे प्लास्टिक से बहुत कुछ बनता है, पेन, प्लेट, बाल्टी, मग एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1.1 में जोड़ सकते हैं।
अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं, ये सूची वगैरह बनानी है, ठीक है। हम क्या क्या यूज करें, लकड़ी की क्या है, कुर्सी मेज़ हल बैलगाड़ी एक्सेट्रा पहिए वगैरह, ठीक है। कागज़ की पुस्तक है, नोटबुक समाचार पत्र खिलौने कैलेंडर, चमड़े के जूते वगैरह हो गए, बेल्ट वगैरह हो गए, ठीक है। प्लास्टिक के मग वगैरह, ठीक है, मग बाल्टी वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। रुई वगैरह हम रज़ाई वगैरह में अपने पिलो वगैरह में भी यूज करते हैं रुई को, ठीक है। ऐसी वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। पदार्थों के गुण, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? भाई जाहिर सी बात है, गिलास जो है मेटल का ही बनेगा। अगर कपड़े का बनाएंगे तो उसमें लिक्विड डालेंगे तो छन के निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है अपन मेटल का, कांच का या फिर ऐसी वस्तु का बनाते हैं जिससे कि द्रव आर पार नहीं हो सके। अध्याय 3 में कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, ठीक है। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे हमने उसमें द्रव डाला वो बह के निकल गया, आर पार हो जाएगा, ठीक है। तो गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु ऐसी कई अन्य पदार्थों की ज़रूरत होती है जो जल को रोक सके। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भाई, कागज़ का उपयोग करेंगे तो खाना पकाने के लिए, तो जैसे गैस पर का कागज़ जल जाएगा तो उसमें जो भी सामान है वो बह के भाग जाएगा या फैल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर हमें कोई पदार्थ बनाना है या कोई वस्तु बनानी, तो उसके क्या करना, उस पदार्थ के गुण, जैसे हमें कोई बर्तन बनाना है तो उस बर्तन किससे बनाना है तो उस पदार्थ के गुण को पता होना चाहिए। हम कागज़ से नहीं बना सकते, ठीक है, कपड़े से नहीं बना सकते, हम एक मेटल, प्लास्टिक, कांच वगैरह इनसे बनाएंगे, ठीक है। और हम उसे उसके अंदर क्या उपयोग में लेंगे, ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखते हुए हम उस चीज़ को बनाना है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, ठीक है। पदार्थ के ऐसे कई सारे गुण हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, गिलास, कटोरी, चम्मच, भगोनी वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। बिल्कुल हाँ, लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती, क्योंकि तीनों मेटालिक होते हैं। तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, तीनों मेटालिक है, ठीक है। तीनों में तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तीनों जो है आघातवर्धनीय होते हैं, ठीक है। और तीनों से बर्तन वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यही सब इनके कैरेक्टर्स हैं, तो काफ़ी भिन्न समानता है इनमें, और लकड़ी के संग ये सब केस नहीं है, ठीक है। विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट तथा चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, तांबे का तार हुआ ये चमकीला दिखाई पड़ेगा, एल्युमिनियम की सीट हुई, ठीक है, ये चमकीला। चौक के छोटे छोटे टुकड़े नहीं पड़ेंगे, गत्ता, लकड़ी ये चमकीले दिखाई नहीं देंगे। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। भाई एक्चुअली क्या होता है, जैसे लोहा हुआ, ठीक है, लोहा चमकीला नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उस पर जंग वगैरह लग गई है, फ्रेश ही पड़ा है तो थोड़ा सा रफ टाइप का होगा। लेकिन जब उसे ताज़ा काटेंगे तो उसकी जो किनोरी है, जो कटा हुआ जो भाग है, वो एकदम चमकीला दिखाई देगा। तो वो भी हमें चमकीले वो उसमें अरेंज करना है, ठीक है। क्या आप इन पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या धुती देखते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये चमक या धुती, ठीक है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं करिए, ठीक है। द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। जो चमकदार हैं, जो मेटलिक होते हैं वो चमकदार होते हैं, जो मेटल वाले नहीं होते वो चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनकी सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़ कर देख सकते हैं कि वे चमकदार हैं अथवा नहीं। भाई रेगमाल से रगड़ के भी पता लगाया जा सकता है। अगर ऊपर जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन वगैरह करके, जैसे लोहा हुआ रिएक्शन वगैरह करके क्या होगा, ब्लैकिश टाइप का पड़ गया, ठीक है, जंग वगैरह लग गई, तो उसे रेगमाल से साफ करें तो वो चमकीला निकलेगा अंदर से, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह और जो लेयर बनती है ऊपर वो हट जाएगी, ठीक है।
पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है या चमकदार होते हैं वे धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना धातुओं के अन्य उदाहरण। ठीक है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी के अभिक्रिया के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी अपने डिस्कस किया था। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुति दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है, हमने रिसेंटली काटा या रेगमाल से रगड़ा तो हमें धुति दिखाई दे देगी अगर उनमें होगी तो। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। यह देखें कि उनमें धुति है अथवा नहीं है।